नमस्कार। हिंदी यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल का स्पेशल लेक्चर सीरीज कंपेरेटिव वर्ल्ड लिटरेचर्स में आपका स्वागत है। आज का अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगी डॉक्टर पारोमिता, जो ये एक लेक्चर सीरीज का कोऑर्डिनेटर रही पूरी साल। उन्होंने बहुत सारे वक्ताओं के लेक्चर्स को कोऑर्डिनेट किए, इंटरप्रेट किए, सबके साथ पूरी साल करस्पॉन्डेंस करती रही। आज का लेक्चर मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर पारोमिता अपना एरिया ऑफ रिसर्च, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे बोलने जा रही है, जो कि हिंदी पत्रकारिता। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनसे मेरी बातचीत हुई, जो उन्होंने मुझे बताया कि ये इन बिंदुओं पे आज आपके सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। पहला वो बोलेंगी औपनिवेशिक सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक स्फीयर थ्योरी जो है, उसके संदर्भ में बंगाल में हिंदी पत्रकारिता ने भाषाई वर्चस्व और सांस्कृतिक मध्यमता की भूमिका कैसे निभाई। दूसरा, क्या बंगाल की हिंदी पत्रकारिता को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उपकरण के रूप में पढ़ा जा सकता है, या वो एक बहुभाषिक विमर्श भी रचती है। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो उस पर भी बोलेंगी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के आलोक में बंगाल की हिंदी पत्रकारिता किस हद तक एक केंद्र परिधि, जो कि सेंटर पेरिफेरी थ्योरी या तो संबंधों का पुनरुत्पादित करती है, वो उस पे आलोकपात करेंगी। सबाल्टर्न स्टडीज के परिक्षेत्र में क्या बंगाल की हिंदी पत्रकारिता एक समुदायों की आवाज बनती है या उन्हें पुनः अदृश्य करती है, इस पे वो अपना विचार रखेंगे आपके सामने। डिस्कोर्स एनालिसिस के माध्यम से ये कैसे समझा जा सकता है कि बंगाल में हिंदी पत्रकारिता भाषा, पहचान और सत्ता के त्रिकोण को किस प्रकार संरक्षित करती है। ये बहुत सारे जरूरी मुद्दों पे डॉक्टर पारोमिता आज आपके साथ बातचीत करेगी। मैं डॉक्टर पारोमिता को बहुत सारे शुभकामनाएं देती हूँ एंड आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। नमस्कार। मैडम, आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हिंदी विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपने अद्वितीय विचार तुलनात्मक विश्व साहित्य के अंतर्गत मुझे अपने विचार रखने का ये महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। माननीय अतिथिगण, प्रतिभागी, प्राध्यापकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। पूरे विश्व को यदि किसी एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति की तलाश करें तो वह निस्संदेह पत्रकारिता है। ये केवल समाचारों को संप्रेषण नहीं, बल्कि मानव अनुभवों, विचारों और संस्कृतियों के बीच संवाद का एक जीवंत सेतु है। पत्रकारिता ने भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए विविध समाजों को एक दूसरे के निकट लाने का कार्य किया है। इसी संवाद के माध्यम से मनुष्य ने न केवल दूसरों को समझा, बल्कि अपनी संस्कृति और दृष्टि को भी परिष्कृत किया। जब एक भाषा दूसरी भाषा से मिलती है तो केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि दृष्टियों का विस्तार होता है। हिंदी पत्रकारिता इसी वैश्विक संवाद का एक सशक्त अध्याय है, जिसने स्थानीयता को वैश्विकता से जोड़ा है। विशेषतः पश्चिम बंगाल जैसे बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक प्रदेश ने इस यात्रा को एक नई दिशा दी है।
यहाँ हिंदी पत्रकारिता ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि विविध भाषिक संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित किया। इसी संदर्भ में आज मेरा विषय है विश्व परिप्रेक्ष्य में हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, पश्चिम बंगाल एक केंद्र। पीपीटी मैं शेयर कर रही हूँ। दिख रहा है? ओके, ठीक है मैम। भारत में पत्रकारिता का इतिहास 29 जनवरी 1780 से आरंभ होता है, जब जेम्स ऑगस्टस हिकी ने कोलकाता से बंगाल गजट नामक पहला अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। ये समाचार पत्र भारत में सूचना के आदान प्रदान और जनमत निर्माण की आधारशिला सिद्ध हुआ। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। ये एक साप्ताहिक पत्र था जिसका उद्देश्य हिंदी भाषी समाज को एक सशक्त मंच प्रदान करना था। इसमें सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित होते थे। उस समय जब पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों और बांग्ला का प्रभुत्व था, उदंत मार्तंड ने हिंदी को सार्वजनिक विमर्श की भाषा के रूप में स्थापित करने का साहसिक प्रयास किया। यद्यपि आर्थिक कठिनाइयों और सीमित पाठक वर्ग के कारण ये अधिक समय तक नहीं चल सका, फिर भी इसने हिंदी पत्रकारिता की मजबूत नींव रख दी। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि ये एक व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसकी जड़ें बंगाल की भूमि में गहराई से निहित हैं। इसी क्रम में बंगदूत का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रकाशन 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ। यह पत्र बंगला, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी बहुभाषिकता थी। ये केवल एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और वैचारिक जागरण का माध्यम भी था। इसके माध्यम से सती प्रथा, शिक्षा और अन्य सामाजिक कुरीतियों जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बंगदूत ने सिद्ध किया कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि संवाद और समन्वय का सशक्त सेतु भी हो सकती है। इसके पश्चात समाचार सुधा वर्षन का उल्लेख आता है, जिसे हिंदी का पहला दैनिक समाचार माना जाता है। कलकत्ते से प्रकाशित इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता को नई गति प्रदान की। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक विषयों पर भी लेख प्रकाशित होते थे। इसकी विशेषता ये थी कि इसमें पत्रकारिता को नियमितता और व्यापकता दी, जिससे पाठकों का दायरा बढ़ा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रजामित्र और जगदीप भास्कर जैसे पत्र सामने आए। इन पत्रों का उद्देश्य जनता के मुद्दों को सामने लाना और सामाजिक चेतना को जागृत करना था। इससे ये स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता केवल उच्च वर्गीय विषयों तथा सिर्फ उच्च वर्गीय विषयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने आम जनता के प्रश्नों को भी महत्व दिया। इसके बाद 1880 के हिंदी बंगवासी का उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अपने समय का
अत्यंत प्रभावशाली पत्र था। इसमें समाचारों के साथ साथ साहित्यिक रचनाएं भी प्रकाशित होती थी। हास्य, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणियां इसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता था, जो उस समय एक नवीन प्रयोग था। इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता को साहित्यिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध किया। इसके माध्यम से बांग्ला साहित्य का हिंदी में अनुवाद भी हुआ, जिससे तुलनात्मक साहित्य को नई दिशा मिली। एक और हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी को एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में स्थापित करते हुए अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दी, तो दूसरी ओर बंगदूत और हिंदी बंगवासी जैसे पत्रों के माध्यम से भाषाओं और संस्कृतियों के बीच जीवन संवाद भी स्थापित किया। राष्ट्रीय स्तर पर इन पत्रों ने जनचेतना को जागृत किया। वहीं सामाजिक स्तर पर शिक्षा, स्त्री स्थिति और कुरीतियों जैसे प्रश्नों को उठाकर समाज में जागरूकता भी फैलाई। इन्हीं आधारों पर आगे बढ़ते हुए हिंदी पत्रकारिता का एक नया चरण सामने आता है। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, जहां पत्रकारिता अपने आरंभिक स्वरूप से निकलकर एक सशक्त वैचारिक और सामाजिक शक्ति के रूप में विकसित होती है। इस समय हम अगर देखें तो पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं रहती, बल्कि समाज को दिशा देने वाली चेतना बन जाती है। केशव चंद्र सेन और ब्रह्म समाज जैसे आंदोलनों का प्रभाव इस युग की पत्रकारिता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिन्होंने इसे सामाजिक सुधार और आत्मचिंतन का माध्यम बनाया। इसी दौर में पत्रकारिता में गंभीरता और वैचारिकता का प्रवेश होता है। अब पत्र पत्रिकाएं केवल जो है घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि उनके पीछे और छिपे जो सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक प्रश्नों को भी उन्होंने उजागर किया गया। शिक्षा का प्रसार, स्त्री की स्थिति, सामाजिक असमानता और धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज उठाना, ये सभी विषय पत्रकारिता के केंद्र में आ जाते हैं। इस युग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीतिक चेतना का उभार। जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन की नीतियां कठोर होती गईं, वैसे वैसे पत्रकारिता में प्रतिरोध का स्वर भी तीव्र होता गया। 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बाद ये प्रतिरोध और अधिक मुखर रूप में सामने आता है। पत्र पत्रिकाएं अब केवल सूचनाएं नहीं, बल्कि सत्ता की नीतियों को आलोचना करते हुए जनता के अधिकारों की बात भी उठाती है। इसी समय कलकत्ता से प्रकाशित 1878 में भारत मित्र, 1879 में सार सुधा निधि और 1881 में लगभग जो है उचित वक्ता जैसे पत्र हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। भारत मित्र केवल समाचार पत्र नहीं था, बल्कि समाज, राजनीति, भाषा और संस्कृति के विविध पक्षों पर विचार करने वाला एक सशक्त मंच भी था। इसके संपादकीय लेखों में राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की स्पष्ट चेतना दिखाई दी। इसी संदर्भ में बाल मुकुंद गुप्त का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भारत मित्र के संपादक के रूप में उन्होंने पत्रकारिता को एक निर्भीक और जनोन्मुख स्वर दिया। उनकी लेखनी में जो स्पष्टता, साहस और राष्ट्रीय भावना दिखाई देती है, वह अत्यंत दुर्लभ है। उनकी निर्भीक अभिव्यक्ति के कारण उन्हें गूंगी जनता का मुखर वकील कहा गया।
यह उपाधि उनके सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान को स्वयं प्रमाणित करती है। दूसरी ओर सार सुधा निधि ने पत्रकारिता को शुद्ध राष्ट्रीय स्वर प्रदान किया, जहां राजनीति को केवल शासकों का विषय न मानकर जनता की भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं उचित वक्ता ने संतुलित और तार्किक दृष्टिकोण के साथ समाज में विवेकपूर्ण संवाद की परंपरा को मजबूत किया। इस काल में पत्रकारिता की भाषा और शैली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। अब जो है भाषा अधिक प्रभावशाली, तर्कपूर्ण और जनोन्मुखी बनती है। यद्यपि संस्कृत निष्ठता का प्रभाव बना रहता है, फिर भी संप्रेषणीयता और स्पष्टता को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इस समय पत्रकारिता में राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना स्पष्ट रूप से उभरती है। सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ आर्थिक शोषण और औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष भी अभिव्यक्त होने लगता है। इस प्रकार पत्रकारिता स्वतंत्र आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का ये चरण एक और वैचारिक परिपक्वता का प्रतीक है, दूसरी ओर सामाजिक जागरण का वाहक है और तीसरी ओर राष्ट्रीय चेतना के उदय का आधार भी है। यही वो युग है जहां पत्रकारिता अपने वास्तविक अर्थों में समाज, राष्ट्र और विचार तीनों के बीच एक सशक्त सेतु बनकर उभरती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पाते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का यह विकसित रूप धीरे धीरे उस ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचता है जिसे हम गांधी युग की पत्रकारिता के रूप में जानते हैं। ये वह समय था जब पत्रकारिता केवल विचार विमर्श का माध्यम नहीं रही, बल्कि वह सीधे जनांदोलन और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति बन गई। महात्मा गांधी ने पत्रकारिता को एक नैतिक दायित्व और जन सेवा का साधन माना। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए उन्होंने इंडियन ओपिनियन के माध्यम से वहां के भारतीयों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं, उनके अधिकारों और उनके संघर्षों को स्वर दिया। जिस प्रकार आगे चलकर नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए विचार और प्रतिरोध की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया, उसी प्रकार गांधी जी ने अपने लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से शोषित वर्गों के लिए एक सशक्त मंच तैयार किया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिकाओं का संपादन करते हुए पत्रकारिता को एक नए आयाम तक पहुंचाया। इन पत्रों से उन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी, बल्कि जातिवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक असमानता जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी खुलकर अपने विचार रखे। गांधी जी की पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वह केवल आलोचना तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाधान प्रस्तुत करती थी। हरिजन पत्र के माध्यम से उन्होंने दलित समाज की पीड़ा को सामने लाए और समाज से आत्मचिंतन का आह्वान भी किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी होनी चाहिए। यदि हम इस संदर्भ में व्यापक दृष्टि से देखें
तो गांधी की पत्रकारिता और नेल्सन मंडेला की विचारधारा में एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है। दोनों ने लेखनी को संघर्ष का माध्यम बनाया, दोनों ने शोषित वर्गों की आवाज को अभिव्यक्ति दी और दोनों ने ही समाज को समानता और न्याय की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। गांधी युग की पत्रकारिता में सत्य और अहिंसा केवल विचार नहीं बल्कि पत्रकारिता के मूल मूल्य बन जाते हैं। पत्रकारिता अब सत्ता के विरोध का साधन भर नहीं बल्कि समाज के नैतिक पुनर्निर्माण का उपकरण बन जाती है। इसी काल में मतवाला, विशाल भारत, आज, स्वतंत्र और विश्वामित्र जैसे पत्र भी सामने आते हैं, जिन्होंने साहित्य, समाज और राजनीति तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतवाला ने जहां व्यंग्य और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, वहीं विशाल भारत ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान की। इस प्रकार यदि हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक युग ने हिंदी पत्रकारिता को जन्म दिया, 19वीं शताब्दी ने उसे वैचारिक आधार दिया और गांधी युग ने उसे जन आंदोलन और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति में परिवर्तित कर दिया। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का ये चरण केवल एक ऐतिहासिक पड़ाव नहीं बल्कि एक ऐसे बौद्धिक और सांस्कृतिक विस्तार का संकेत है जहां से हिंदी पत्रकारिता सचमुच वैश्विक क्षितिज की ओर अग्रसर होती है। विशाल भारत और माधुरी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से जिस बौद्धिकता, साहित्यिकता और वैश्विक दृष्टि का विकास हुआ, वही आगे चलकर हिंदी पत्रकारिता को सीमाओं से परे ले जाने का आधार बनता है। अब पत्रकारिता केवल देश के भीतर संवाद का माध्यम नहीं रहती, बल्कि वो प्रवासी भारतीयों के जीवन, संघर्ष और सांस्कृतिक अस्तित्व से भी जुड़ने लगती है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारतीय मजदूरों को गिरमिटिया प्रथा के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों जैसे मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, सूरीनाम, गुआना और त्रिनिदाद जैसे देशों में ले जाया गया, तब वे केवल श्रम शक्ति बनकर नहीं गए बल्कि अपने साथ भाषा, संस्कृति और स्मृतियां भी लेकर गए। इन कठिन परिस्थितियों में हिंदी पत्रकारिता उनके लिए केवल सूचना का माध्यम नहीं रही बल्कि पहचान और आत्मबल का स्रोत भी बनी। मॉरिशस में 1909 में हिंदुस्तानी पत्र के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाया। इसके बाद जनता, आर्योदय, जागृति, स्वदेश और विश्व हिंदी समाचार जैसे पत्रिकाओं ने वहां हिंदी चेतना को सुदृढ़ बनाया। ये पत्र केवल समाचार नहीं देते थे बल्कि एक बिखरे हुए समुदाय को जोड़ने का कार्य करते थे। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में 1903 में इंडियन ओपिनियन जो है एक ऐतिहासिक पत्र के रूप में सामने आता है, जो अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और तमिल 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। ये केवल एक समाचार पत्र नहीं बल्कि प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई का माध्यम था। इसके साथ धर्मवीर, हिंदी खबर,
और राइजिंग सन जैसे पत्रों ने भी हिंदी पत्रकारिता को वहां सशक्त स्वर दिया। इस प्रकार फिजी में भी जो है द सेटलर के हिंदी संस्करण से लेकर फिजी समाचार, भारत पुत्र, शांति दूत और फिजी संदेश तक हिंदी पत्रकारिता ने वहां के भारतीयों को अपनी जड़ों से जोड़े रखा। इसी प्रकार सूरीनाम में लाला रुख, आर्य दिवाकर, धर्म प्रकाश और शब्द शक्ति जैसी पत्रिकाओं ने सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया। गुआना और त्रिनिदाद में ज्ञानदा, भारत समाचार और कोहिनूर जैसे पत्रों ने हिंदी भाषा और भारतीयता को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं अमेरिका में गदर, नवरंग टाइम्स और हिंदी जगत, कनाडा में आजाद भारत, हिंदी चेतना और वसुधा तथा ब्रिटेन में हिंदुस्तान, पूर्वाई और जगत वाणी जैसी पत्र पत्रिकाओं ने हिंदी पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन सभी पत्र पत्रिकाओं का उद्देश्य केवल भाषा का प्रचार नहीं था, वे एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना को जीवित रखने का माध्यम थी जो भौगोलिक दूरी के बावजूद भारतीयों को बनाए रखती थी, या कह सकते हैं कि भारतीयता को बनाए रखती थी। वे प्रवासी भारतीयों के लिए एक मानसिक आश्रय थी, जहां वे अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ सकते थे। यदि हम इस पूरे परिदृश्य को समग्र रूप से देखें तो स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता अब 3 महत्वपूर्ण स्तरों पर कार्य कर रही है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर जागरण। दूसरा, साहित्य और बौद्धिकता का संवाहक। और तीसरा है वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक पहचान का संरक्षक। जैसे कि अगर हम देखें तो जैसे न्यूजीलैंड से प्रकाशित हिंदी साहित्यिक पत्रिका भारत दर्शन, कनाडा से प्रकाशित सरस्वती पत्र, संयुक्त अरब अमीरात से प्रकाशित अभिव्यक्ति, अमेरिका स्थित भारत के मित्रों द्वारा प्रकाशित अन्यथा, हिंदी यूएस की त्रैमासिक पत्रिका कर्मभूमि और हिंदी विश्व न्याय समिति द्वारा प्रकाशित हिंदी जगत, हिंदी बाल जगत एवं विज्ञान प्रकाश। तो यही वो क्षण है जहां हिंदी पत्रकारिता अपनी पारंपरिक सीमाओं को तोड़कर एक वैश्विक सांस्कृतिक शक्ति के रूप में स्थापित होती है। अब मैं हिंदी पत्रकारिता के उस नवीनतम और कहा जाए तो आधुनिक चरण की चर्चा करना चाहूंगी, जहां पत्रकारिता पारंपरिक स्वरूप से निकलकर संस्थागत, तकनीकी और वैश्विक रूप धारण करती हुई दिखाई देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का काल हिंदी पत्रकारिता के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध होता है। अब पत्रकारिता केवल विचार और आंदोलन का माध्यम नहीं रहती, बल्कि एक संगठित उद्योग के रूप में विकसित होने लगती है। सरकारों द्वारा प्रेस से संबंधित विभिन्न कानून बनाए गए, किंतु इन नियंत्रणों के बावजूद समाचार पत्रों की संख्या, उनकी सामग्री और उनका प्रसार निरंतर बढ़ता गया। इस युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि दैनिक पत्रों का तीव्र विकास। जैसे कि लोकवाणी जैसे पत्र इसका प्रमुख उदाहरण है, जो प्रारंभ में साप्ताहिक थे, परंतु समय के साथ दैनिक रूप में परिवर्तित हुए। लोकवाणी न केवल समाचारों का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि जन शिक्षण और जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी के साथ पत्रकारिता का स्वरूप अधिक संगठित और पेशेवर होता जाता है। जैसे नवभारत पत्रों ने
पत्र ने राजधानी में पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया, जहां पहली बार राजनीतिक समाचारों के लिए विशेष संवाददाताओं की नियुक्ति की गई, एक स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए और दूसरा संसद, सरकार और राजनीतिक दलों से संबंधित समाचारों के लिए। ये पत्रकारिता के जो है प्रोफेशनल रूप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में जैसे कि अमृत पत्रिका जैसे जो है दैनिक पत्रों का विकास भी इसी परिवर्तन का मतलब जो है इसी परिवर्तन का संकेत देता है, जिन्होंने क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अब मैं इस युग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर जो है आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है समाचार एजेंसियों का उदय। जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई के नाम से हम इसे जानते हैं, इस दिशा में एक प्रमुख उदाहरण है, जो देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी के रूप में स्थापित हुई। इसके माध्यम से देश विदेश के समाचारों का त्वरित और निष्पक्ष प्रसार संभव हुआ। इसके सैकड़ों संवाददाता विभिन्न शहरों में कार्यालय, फोटो सेवा, आर्थिक और वैज्ञानिक समाचार, ये सभी इस बात का प्रमाण है कि पत्रकारिता जो है अब एक सुव्यवस्थित सूचना प्रणाली बन चुकी है। इसी क्रम में यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई का भी उल्लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसने हिंदी में समाचार सेवा प्रारंभ कर हिंदी पत्रकारिता को तकनीकी और वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान की। इस युग की एक और बड़ी विशेषता है, वो है तकनीकी विकास और संचार माध्यमों का विस्तार। अब समाचार केवल छपे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट जैसे माध्यमों से भी प्रसारित होने लगे। इससे पत्रकारिता का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। ये अधिक त्वरित, व्यापक और प्रभावशाली हो जाती है। यदि हम इस पूरे चरण को समग्र रूप में देखें, तो ये स्पष्ट है कि पत्रकारिता अब एक संगठित उद्योग बन चुकी है। इसमें तकनीकी और संस्थागत विकास प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और ये राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर संवाद भी स्थापित कर रही है। अब मैं अपने वक्तव्य को उसके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की ओर ले जाना चाहूंगी। हिंदी पत्रकारिता की यात्रा केवल सूचनाओं का इतिहास नहीं, बल्कि विचारों, आंदोलनों और सांस्कृतिक चेतना की वैश्विक प्रतिष्ठा की कहानी भी है। विश्व साहित्य में जिन अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक आंदोलनों को स्थान मिला, उन्हें व्यापक पहचान दिलाने में पत्रकारिता की निर्णायक भूमिका रही है। पत्रकारिता ने हाशिए की आवाजों को केंद्र में लाकर उन्हें साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बनाया। आज बीबीसी, सीएनएन और एशियन न्यूज इंटरनेशनल जैसे वैश्विक मंचों पर हिंदी पत्रकारिता की उपस्थिति ये स्पष्ट करती है कि हिंदी अब केवल एक क्षेत्रीय भाषा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संवाद की सशक्त भाषा बन चुकी है। इन माध्यमों के जरिए भारतीय समाज, साहित्य और जन आंदोलनों की कहानियां विश्व तक पहुंचती है और तुलनात्मक साहित्य के नए आयाम खुलते हैं। पश्चिम बंगाल जैसे बहुभाषिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध प्रदेश ने इस प्रक्रिया को विशेष गहराई प्रदान की है, जहां हिंदी पत्रकारिता ने विविध परंपराओं को जोड़ने का कार्य किया है। यहाँ पत्रकारिता और साहित्य एक दूसरे के पूरक बनकर
न केवल समाज को दिशा देते हैं बल्कि उसे व्यापक वैश्विक संदर्भों से भी जोड़ते हैं। इस प्रकार हिंदी पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि विश्व साहित्य में भारतीय अनुभवों को प्रतिष्ठित करने का सशक्त साधन बन जाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि बंगाल की भूमि से प्रारंभ हुई हिंदी पत्रकारिता की ये यात्रा उदंत मार्तंड से लेकर विशाल भारत तक और वहां से प्रवासी संसार के कोने कोने तक केवल समाचारों की यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जीवंत परंपरा है जो भाषा, संस्कृति, पहचान और विचारों को एक सूत्र में पिरोती है। पंडित विष्णुदत्त शुक्ल जी का कहना है कि कलकत्ते में हिंदी पत्रों के संबंध में जब इतना काम हो चुका था, तब तक दूसरे किसी स्थान पर हिंदी का एक भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सका था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देती हूँ। एक मिनट, मैं स्टॉप शेयर करती हूँ। हिंदी विश्वविद्यालय की आदरणीय कुलपति महोदया प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को इस अवसर को प्रदान करने के लिए हृदय से आभार। समस्त माननीय अतिथिगण, प्रतिभागी, शिक्षकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों को धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के तकनीकी पक्ष को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सहकर्मी काजोरी दास रॉय और अमन सिंह को भी विशेष धन्यवाद। आप सभी का पुनः हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।